चैनल पर। दोस्तों देखो, अभी अपन ने मैकेनिक्स पर बात की थी पिछले कुछ दिनों में, और वैसे भी अपना ये जो क्लासेस का मतलब मकसद ये नहीं है कि किसी टॉपिक को आप जड़ से लेकर पूरा कंप्लीट तक पढ़ाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इस लॉकडाउन पीरियड में हम बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, और बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए अपन ने जो मैकेनिक्स में मुद्दे की जो बातें पढ़ी थी वो उसको वहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं अभी अपन, क्योंकि अभी आगे के भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं। क्योंकि अगर अपन सारे टॉपिक को अगर कंप्लीटली पढ़ने गए तो लॉकडाउन पीरियड खत्म हो जाएगा और 2 या 3 टॉपिक ही अपन कवर कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बेसिक आइडिया आपको मिले, इसलिए मैं आपको एक नए टॉपिक की आज शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे और आप लोगों का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। अब शुरू करते हैं दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। फिजिक्स का ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत काम का है, आपको मतलब आने वाली क्लासेस में बहुत यूज होने वाला है इसका। इसीलिए मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कंसेप्ट है ना, ये इस तरीके से समझो कि हम जैसे अपने घर के अंदर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लॉज भले न समझते हो, लेकिन हम उसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। ठीक है, मतलब हम अपने घर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज करते ही है, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी लाइफ एक प्रकार से अधूरी सी हो गई है। हम बिल्कुल यूज टू हो गए उसके। अगर 2 घंटे के लिए भी लाइट जाती है तो पता नहीं कौन सी घटनाएं हमारे साथ हो जाती है। हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, हमारे घर की टीवी बंद है, फ्रिज बंद है, या कोई हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारे घर में चलती वो बंद है, फैन कूलर, गर्मी, और गर्मी तो भी आपको पता है दिन ब दिन बढ़ रही है। तो दोस्तों ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर हम डिपेंडेंट ही रहे और उसके बारे में पढ़े नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और इसीलिए दोस्तों अभी अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। और मैं आपको डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी पर लेकर जाने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में समझाता हूँ कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है एक्चुअली में। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसा है कि अपन फिजिक्स के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जिसमें करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करना है। लेकिन आपको पता है जो करंट होता है, करंट जिसके बारे में आप पढ़ते हो, ये करंट हर एक ऑब्जेक्ट से नहीं जाता। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन वर्क करने आता है तो वो वर्क करता है तो उस समय आप उसको देखते होगे तो कुछ ऐसी चीजें वो करता है, जैसे कि मान के चलो वो किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड पे काम कर रहा है तो बिना भूले चप्पल या जूते पहनता है, बिना भूले चप्पल या जूते पहनता है। इवन वो हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिसमें से करंट पास नहीं होता। ये उनको पता है कि भाई अगर मान के चलो रबर है, वुडन की चीजें हैं, या फिर प्लास्टिक की चीजें हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिसमें से करंट पास नहीं होता। और इसीलिए ऐसे डायरेक्ट करंट को अपने बॉडी से फ्लो ना होने देने के लिए वह ऐसी चीजों का क्या करते, इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो वुडन की चीजें हैं, या प्लास्टिक की चीजें, या रबर की चीजें हैं, जो ये चीजें बन के हमें करंट का शॉक लगने से क्या करते हैं, बचाते हैं। इन सब चीजों को हम इंसुलेटर कहते हैं। क्योंकि अगर मान के चलो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो हमारे से मतलब वो करंट पास होने लगता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और इलेक्ट्रिक शॉक इतने सीवियर हो सकते हैं, समटाइम इट लीड्स टू डेथ, जान भी जा सकती है आपकी। और इसीलिए अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का अगर ज्ञान नहीं है तो एक तो 4 हाथ दूर रहिए, और अगर आप फिर भी उसके अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं तो प्रिकॉशंस लीजिए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी एक बात, हमें रबर सोल्ड शूज पहनने चाहिए, या फिर वुडन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके ही किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हाथ लगाना चाहिए, या फिर अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन है तो उसको टच नहीं करना चाहिए। मैं चैप्टर की इस टॉपिक की शुरुआत में ही ये प्रिकॉशंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मैं कोई आपको एक्सपेरिमेंट बताऊं यहाँ पर और आप घर में करने की कोशिश करें। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट जो बताऊंगा वो एक स्पेशल एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि वो लोग ऐसे करते थे। तो आपको करने नहीं बैठना, आपको पहले थ्योरेटिकल चीजें समझनी है। यहाँ पर जो चीजें ना दोस्तों, बहुत सारी हाइपोथेसिस पे बनी हुई। हाइपोथेसिस का मतलब समझते हो, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स पे बनी हुई थ्योरीज है, और वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो वो अपने घर पे दोहराने की कोशिश मत कीजिए प्लीज, वरना आपको इसके बहुत भयानक से परिणाम झेलने पड़ेंगे। तो पहले तो आप इलेक्ट्रिसिटी को पहले बुक पे ही पढ़ लो, अच्छे से चीजों को समझ लो, और उसके बाद ही हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि करंट जो होता है वो हर चीज से फ्लो नहीं होता, हर चीज से करंट पास नहीं होता, और जिस चीज से पास होता है हम उसको कंडक्टर कहते हैं, और जिससे पास नहीं होता
यानी जिससे करंट पास नहीं होता, जिससे करंट फ्लो नहीं होता, हम उसको या तो बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर कहते हैं। तो आप अपने आजू बाजू में बैठ के अभी वीडियो को पॉज करो और सारी चीजों को देखो कि कौन सी चीज से करंट जाता है और कौन सी चीज से करंट नहीं जाता। तो अभी आप जहां बैठे होंगे आपको आजू बाजू में कहीं प्लास्टिक की चेयर दिख रही होगी, आपको वुडन कोई ब्लॉक दिख रहा होगा, कोई स्टिक नजर आ रही होगी, कोई रबर की चीजें नजर आ रही होंगी। ये ऐसी चीजें जिसमें से करंट पास नहीं होता। लेकिन अगर कोई आयरन की रॉड रखी हुई है, कॉपर का कोई पैनल रखा हुआ है, या फिर आप उसके सामने आप इधर देखें कोई मेटल की बनी हुई चीज, तो उनमें से करंट पास होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब समझ सकते हैं कि अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले दो कैटेगरी में, दो कैटेगरी कौन सी, एक तो मेटल्स, सॉरी एक तो कंडक्टर्स और दूसरा इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होते हैं, जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ करते हैं, जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उसको हम कंडक्टर कहते हैं। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होना, मतलब जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता या उस इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो सब्सटेंसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। मतलब हम लिख सकते हैं कि इन करंट इलेक्ट्रिसिटी substances are categorized into two main types। दो मेन टाइप है दोस्तों इसके। पहले हम कह रहे हैं उसको कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या होता है, अ सब्सटेंस which allows electric current to pass through it। क्या लिखा मैंने, a substance which allows electric current to pass through it is called as conductor। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा सब्सटेंस जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी पास करने या खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। मतलब खुद से करंट जाने देता है, मतलब जिसमें से करंट पास होता है उसको हम कहते हैं कंडक्टर। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जिससे करंट पास नहीं होता, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इंसुलेटर। इसका मतलब, अच्छा एग्जांपल अगर देखें कंडक्टर के, तो कंडक्टर के एग्जांपल्स में मेटल्स आते हैं, सारे मेटल्स, एक्सेप्शंस होते हैं पर मैं अभी आपको कंसीडर कर रहा हूं कि सारे मेटल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। एक्सेप्शंस पढ़ लेंगे बाद में। उसके बाद में इसके अलावा और कौन सी चीजें होती है मेटल्स के अलावा, लिविंग बॉडी, किसी भी लिविंग बॉडी से करंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो इस तरीके से एटसेट्रा। दूसरे टाइप की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरे टाइप में आता है इंसुलेटर। ठीक है, अब इंसुलेटर क्या होता है, अ सब्सटेंस which does not allow electric current to pass through it is called as insulator। एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वुड इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम बता सकते हैं नॉन मेटल, सारे एग्जाम्पल आएंगे इसमें, एक्सेप्शन यहाँ पर भी है लेकिन अभी मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद में रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि मतलब इंट्रोडक्शन के पोर्शन में, क्योंकि आपको ये डेफिनेशंस स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काम की है, बहुत काम की है, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में जरूर नोट करना। ठीक है,
तो अभी मैंने आपको बता दिया कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। मतलब कंडक्टर वो होता है सीधी भाषा में जिससे करंट पास होता है, और इंसुलेटर वो होता है जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, यानी जिसमें से करंट नहीं जाता, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। अभी हमने इसके अंदर घुस के नहीं देखा कि भाई कंडक्टर क्यों करंट पास करता है, इंसुलेटर क्यों करंट पास नहीं करता। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आप बाद में इसको नोट कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसका एक स्क्रीनशॉट लो आप। तो आई होप आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया होगा। अभी मैं आपको इसके आगे की जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना। अब मैं कह रहा हूं कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब ये कि उसमें से करंट पास होता है। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मतलब कि यही कि उसमें से करंट पास नहीं होता। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके सवाल दिमाग में आने को ही होना कि भाई कंडक्टर क्यों कंडक्ट करता है, यानी कंडक्टर से ही करंट क्यों जाता है, इंसुलेटर से क्यों नहीं जाता। तो इस सवाल का जवाब उनके स्ट्रक्चर में है। इनके सवाल का जवाब कि भाई कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन इंसुलेटर क्यों नहीं करता, इस सवाल का जवाब हम उसके स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। पहले समझते हैं कि भाई कोई भी कंडक्टर या इंसुलेटर एक मटेरियल है, और कोई भी मटेरियल बनता है टाइनी एटम से। कोई भी पार्टिकल, मतलब कोई भी मटेरियल है, नॉन लिविंग चीज है, तो वो बनती है एटम्स से। और एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसको अपन सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। एटम के अंदर के पार्टिकल इसीलिए सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर वो 3 प्रकार से होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। बहुत अच्छे से पता है बात है आपको, लेकिन मैं आपको रिवीजन के तौर पे या एक लिंक सेट करने के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो जो सब्सटेंस होता है कोई भी कंडक्टर हो, इंसुलेटर, वो बना होता है टाइनी एटम्स से, और एटम्स के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रॉन कहा, प्रोटॉन कहा और न्यूट्रॉन कहा। ठीक है, तो ये 3 पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें कि आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है। ये बात आपको पता है कि भाई न्यूक्लियस बन गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये कॉमन बात है। अगर मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँ तो बड़े आसानी से समझ लेंगे कि जैसे एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस को पॉजिटिव दिखाते हैं, वजह आपको पता है, लेकिन अभी उस पर बात नहीं करेंगे। इसमें प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बना, और यहाँ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, जो ऐसे घूम रहे हैं, है ना, चारों तरफ ऐसे घूमते रहते इलेक्ट्रॉन। तो ये जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्पेशली मेटल्स में जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, उनमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के साथ जिनका बॉन्ड बड़ा वीक होता है, मतलब न्यूक्लियस के साथ उनका फोर्स वीक होता है, मतलब न्यूक्लियस उनको स्ट्रांगली नहीं पकड़ के रखा है, थोड़ा लूजली बाउंडेड है। और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली पकड़ा हुआ नहीं है, ऐसा इलेक्ट्रॉन बेवफाई कर बैठता है न्यूक्लियस के साथ, वो उस एटम को छोड़कर अगले एटम में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम के ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे एटम में चला गया। इसका मतलब वो जो न्यूक्लियस है अब वो उसके कंट्रोल में वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के गया है वो क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है। इसीलिए हम उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये एटम था, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, न्यूक्लियस ने उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा था, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर होती है, और जैसी पकड़ कमजोर होती है ये इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़कर चला दे जाता है, उसको दगा दे देता है और चला जाता है दूसरे एटम के ऑर्बिट में। लेकिन जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो बेगाने का सगा कैसे होगा, वो उस एटम को छोड़ के भी किसी तीसरे एटम में चला जाता है, और उसका नेचर ही होता है कि वो एटम टू एटम ऐसे क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। देखो दोस्तों, आपको मजा आ रहा होगा समझने में, लेकिन फिर भी समझो कि मैं क्या कह रहा हूं कि एक एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनमें से कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसके ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर है, वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। वो वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में चला गया,
जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन एटम में चला गया, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में, तो ऐसे में क्या हुआ कि वो वहां पर भी जाके न्यूक्लियस के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाया, और इसीलिए वहां से फिर और तीसरे एटम में चला गया, तीसरे से चौथे एटम में चला गया। ऐसा वो इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर की सरफेस पे, सेंटेंस को समझो, वो इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर की सरफेस पे कहीं पे भी घूम सकता है, इसीलिए हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन ये जो मैंने पूरी कहानी बताई है, ये इंसुलेटर के किसी भी एटम में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर्स जो होते हैं उनके पास ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। इंसुलेटर के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, वो सारे न्यूक्लियस के साथ एकदम स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। न्यूक्लियस उनको बिल्कुल जाने नहीं देता, दगाबाजी होने नहीं देता। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या खास है और इंसुलेटर के पास क्या खास नहीं है, जिसकी वजह से एक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो आप उसका बस इतना जवाब दीजिए कि भाई कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं, जो उस एटम को छोड़कर दूसरे एटम में, दूसरे से तीसरे एटम में, ऐसे करते करते पूरे उस कंडक्टर की सरफेस पे वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। इसीलिए हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही एक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। इंसुलेटर के पास ऐसा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिस वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या हो, प्रोड्यूस हो या उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। इसीलिए ये दो मेन मुद्दे हैं जिसमें हमने बता दिया कि भाई कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फर्क होता है, जिससे कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में बस इतना कह सकते हैं कि कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर लैक्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स हाउ द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द कंडक्टर व्हाइल दे डू नॉट मूव इन insulator. That's why conductor conduct the electric current while insulator do not conduct electricity. तो इस तरीके से आप किसी को भी एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें, लेकिन आपको ये नहीं समझेगा तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि कंडक्टर क्यों जा रहा है किसी में और किसी में क्यों नहीं जा रहा है। इसका मतलब आप अपने घर के अभी जो चीजों को ऑब्जर्व किया था थोड़ी देर पहले, दोबारा उसमें देखो और समझो कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए ये इंसुलेटर है। ऐसा कीजिए आप, बिल्कुल कीजिए, कभी नहीं भूलोगे आप, बिल्कुल सीख जाओ ऐसी चीजें करना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऑफलाइन के जैसे पढ़ो, मजा आ जाएगा तुमको। क्लास में होते तो मैं आपको ऐसे बहुत सारी चीजें दिखाता है, देखो इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन आप घर बैठे कर लो। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ऐसे 4 एग्जांपल लो, हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा होगा आपको। अब आगे की बात करते हैं। गर्मी बहुत बढ़ गई है और गर्मी के साथ साथ पसीना भी बढ़ रहा है, लेकिन आप टिके रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मैंने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर समझा दिया, लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास एक कॉपर की रॉड है, ठीक है, ये कॉपर की रॉड है, इसका मतलब इसमें से क्या हो सकता है, करंट पास हो सकता है। अगर मैंने ऐसी कोई सचमुच की कॉपर की रॉड को हाथ लगाया, क्या मुझे करंट लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि करंट जा ही नहीं रहा है। क्योंकि करंट को जाने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, करंट को जाने के लिए इसके पास सोर्स चाहिए कोई जो उन इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ा सके। अभी दौड़ाने की बात क्या है सर, बताता हूं। मैंने जैसे आपको अभी मैं इंसुलेटर की बात अब खत्म कर दूंगा क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, और इंसुलेटर की बात ही खत्म हो गई क्योंकि वो करंट को पास ही नहीं करते। तो अब सब बातें चलेगी कंडक्टर को लेके। ठीक है, तो देखो अभी मैं बताता हूं कि कोई कॉपर की रॉड और हाथ लगाए तो शॉक क्यों नहीं लगता, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे सवाल आपके दिमाग के हैं जो मैं सोच रहा हूं और आपको जवाब दे रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझो। जैसे अगर मेरे पास ये कॉपर की रॉड है, ठीक है, अब ये कॉपर की रॉड है और आपको पता है कि कॉपर जो है वो कंडक्टर है। कंडक्टर है इसका मतलब उसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और मैं वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें बना रहा हूं। बाकी भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, लेकिन वो तो एटम को छोड़ के जाते ही नहीं, वो तो वफादार है, और वो वफादार इलेक्ट्रॉन कभी एटम को नहीं छोड़ेंगे। बेवफा इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो उसको छोड़ के चला जाता है। लेकिन जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो दूसरों का भी सगा नहीं होगा, वो दूसरे एटम में जाके उसके साथ नहीं रहता, उसको भी छोड़ के चला जाता है।
लेकिन इसमें होता क्या है, ध्यान से देखो, ये मैं आपको बना रहा हूं सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सारे, इसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, लेकिन मैंने जो अभी बनाया हूं ये जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मैंने यहां पर बनाया हूं, ध्यान से समझ लो। तो अगर ये कॉपर की रॉड है और इसको मैंने अगर टच किया तो मुझे शॉक नहीं लगता, क्यों? क्योंकि उसमें कोई करंट ही नहीं है। तो सर जब फ्री इलेक्ट्रॉन होने पे करंट आता है तो इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें करंट होना चाहिए। अरे भैया क्यों नहीं होता, ध्यान से समझो मेरी बात को। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी ही धुन में चले हैं, अपनी ही धुन में, मतलब कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, वो कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। ऐसी स्थिति को हम रैंडम मोशन कहते हैं। मतलब यहां इलेक्ट्रॉनिक केओस मचा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक केओस मतलब इलेक्ट्रॉन्स पूरी धुंधरी में, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर दिशा में बिल्कुल नहीं है, सब इधर उधर भागे जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। यानी सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर ये इधर भाग रहा है तो भाई साहब इधर चले, इनको इधर मजा आ रहा है, इनको इधर पसंद चला, ये इधर ही चले, ये इधर भाग रहे, ये इधर जा रहे। और ऐसे में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जाएंगे तो क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे, एक दूसरे को कोलाइड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे को कोलाइड होंगे तो उसके बाद दोबारा उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको जाके टकराया तो ये टकरा के इधर आ सकता है, वापस जा सकता है, वो किधर भी जा सकता है, उसकी डायरेक्शन कभी भी बदल जाएगी। और इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझो, इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से निकलकर दूसरे एंड पर नहीं जाएगा। करंट तब आता है, ये सेंटेंस 1,00,000 इंपॉर्टेंस का है, 1,00,000 इंपॉर्टेंस का सेंटेंस है जो मैं बोल रहा हूं। नोट कर लीजिए इस बात को कि कंडक्टर तब तक नहीं आएगा जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से निकलकर दूसरे एंड पर नहीं जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से निकलकर दूसरे एंड पर नहीं जाएगा, करंट नहीं आएगा, बावजूद इसके कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन कोई भी यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि रास्ते के जो ये पागल इलेक्ट्रॉन है उसको टकरा टकरा के उसकी डायरेक्शन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और ऐसे रैंडम मोशन का इलेक्ट्रॉन कभी कंडक्टर के एक एंड से निकलकर दूसरे एंड पर नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर मैं ऐसा करूं कि इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दूं, ध्यान से समझो मेरे दोस्तों, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वही कंडक्टर है जिसके इलेक्ट्रॉन्स एकदम आजू बाजू में पड़े हुए हैं, बिल्कुल रैंडम मोशन में इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं बैटरी से जोड़ दूं तो बैटरी इधर एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगाऊं, दूसरे तरफ निगेटिव टर्मिनल लगाऊं, और तब इसको देखूं तो क्या होगा, ये सारा निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को एक तरफ भगाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल अपने तरफ सबको बुलाएगा, और सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। एक दूसरे को रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको निगेटिव टर्मिनल ने भगा दिया, इस पॉजिटिव ने उसको बुला दिया, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चले गए, और अब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से निकलकर सक्सेसफुली पहुंचेगा दूसरे एंड पर, और तब जाके यहां से फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एक बात को समझ लो कि इलेक्ट्रॉन भागा किधर से किधर, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है कि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन करंट आता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ऐसा एक पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। वो तो मैं आपको और भी आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि भाई इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन अभी इतना समझ जाओ कि
कि इस केस में भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इस केस में भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये कंडीशन काय की थी, रैंडम मोशन वाली। रैंडम मोशन में क्या होता है कि रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, कहीं भी जाते हैं, किसी से भी टकराते हैं। हर कोलिजन के बाद में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली एक एंड से दूसरे एंड पर नहीं जा पाता। लेकिन जब आप बैटरी लगाते हो तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करने का काम करती है बैटरी। बैटरी क्या करती है, सभी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करने का काम करती है, और वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं और आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन भागते हैं निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। इधर से इधर क्यों नहीं भागेगा, अरे पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे खुद पे निगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव वाला निगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और निगेटिव टर्मिनल निगेटिव वाले को अट्रैक्ट थोड़ी ना करेगा, वो तो भगाएगा, चल भाग। तो इलेक्ट्रॉन भागेगा निगेटिव से और दौड़ेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, और इस तरीके से तब फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि भाई करंट कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। करंट कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन करंट क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे थे, मूव कर रहे थे, इधर उधर सब घूम रहे, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, नहीं। और इसीलिए यहां करंट नहीं आ रहा, लेकिन यहां करंट आ रहा है। तो बिना उस डायरेक्शन दिए, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को बिना अलाइन किए आप कंडक्टर में करंट नहीं ला सकते। तो कंडक्टर का मतलब वो नहीं कि जो करंट पास कर रहा है, कंडक्टर मींस एबिलिटी है, एबिलिटी है, लेकिन जब बैटरी लगाओगे तब वो एबिलिटी नजर आएगी, वरना ऐसी एबिलिटी बिल्कुल नजर नहीं आएगी। बातों ही बातों में आपको एक बात समझ गई कि एबिलिटी सभी में होती है, बस उसको एक दिशा देने की जरूरत है। अगर आपने अपनी क्षमताओं को दिशा दे दिया तो आप कीर्तिमान करेंगे, और अगर आपने अपने को दिशाहीन रखा तो ऐसे दिशाहीन के अंदर गुण होके भी वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तो देखो छोटी सी बात हम यहां से भी सीख गए, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन बिना बैटरी के क्यों नहीं करता। तो उसका जवाब है कि सारे इलेक्ट्रॉन फ्री है, रैंडम मोशन में है, आपस में कोलाइड होते हैं, डायरेक्शन बदलती है, इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर नहीं जाता, और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। लेकिन जब आप बैटरी लगाते हो तो निगेटिव टर्मिनल सारे इलेक्ट्रॉन को भगाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज निगेटिव टर्मिनल के साथ रिपेल करता है, और इधर का पॉजिटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, और उसको हम कहते हैं, मतलब कहते हैं कि अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, करंट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव गया और करंट आता है पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। लेकिन करंट तो आया, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे करंट को। अब करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं करंट को डिफाइन ऐसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे क्लास में दो बच्चे, एक बच्चे ने सवाल पूछा, 10 सवाल पूछा, 10 सवाल पूछा एक बच्चे ने एक दिन में, और दूसरे बच्चे ने भी सवाल पूछा, लेकिन उसको लगाया 2 साल, यानी 10 सवाल दोनों पूछ रहे, एक बच्चा पूछ रहा है 2 दिन में और एक बच्चा पूछ रहा है 2 साल में। तो क्या दोनों का पढ़ना एक जैसा है क्या, नहीं है। दोनों के सवाल पूछने का रेट एक जैसा है क्या, नहीं। एक ने सवाल पूछा 10 2 दिन में, दूसरे ने सवाल पूछा 10 लेकिन 2 साल में। इसका मतलब दोनों का जो रेट है सवाल पूछने का वो बिल्कुल सेम नहीं है। या फिर आपको मैंने कोई काम दिया, या मान के चलो कि मैंने अगर बात करी कि जैसे 2 कूलम का चार्ज जो होता है, आपको पता है चार्ज के बारे में आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको कि अगर मान के चलो किसी से 2 कूलम का चार्ज पास होके जा रहा है, दूसरे से भी 2 कूलम का पास होके जा रहा है, मतलब कोई व्यक्ति है आपकी क्लास के, कोई 2 बंदे हैं जिससे मैंने 2 कूलम का चार्ज पास कर दिया, लेकिन एक को लगाया 1 घंटा, 1 घंटे में 2 कूलम का चार्ज पास हो गया, 1 घंटे में। तो 1 घंटे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि भाई 2 कूलम का चार्ज जा रहा है, कितने देर में जा रहा है, 1 घंटे में। 1 घंटा मतलब 1 × 60 × 60 सेकेंड्स में आ गया, और ये
ये गया 0.01 सेकेंड में, 0.01 सेकेंड में। ये ए बंदा है, ये बी बंदा है। तो ए बंदे से करंट गया 2 कूलम, सॉरी चार्ज गया 2 कूलम का 1 आवर के अंदर, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और दूसरा बंदा है जिससे 2 कूलम का चार्ज भेजा मैंने 0.01। तो ए बोलेगा आजा आजा करंट आजा, उसको मजा आ जाएगा। लेकिन जो बी है 200 एम्पियर का चार्ज उससे पास होगा। 200 एम्पियर कैसे, देखो ये 0.01 है, इसके 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो ऊपर 2 जीरो लगाओगे तो 200 कूलम पर सेकेंड, क्योंकि ये टाइम जो था वो सेकेंड में था। तो ये जो 200 कूलम पर सेकेंड निकला इसको हम एम्पियर कहते हैं। 200 एम्पियर का क्या जाएगा, करंट जाएगा। और ये उस बंदे के जीवन के 0.01 सेकेंड उस बंदे के जीवन के अमूल्य क्षण होंगे। उसके बाद वो कोई भी क्षण देखने वाला नहीं है। इसका मतलब यहां भी 2 कूलम का चार्ज गया, यहां भी 2 कूलम का चार्ज गया, लेकिन ये गया 0.01 सेकेंड में, ये गया 1 आवर में, यानी कि 3600 सेकेंड में। तो क्या दोनों के फ्लो को एक जैसा मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते दोस्तों, क्योंकि ये भी फ्लो हो रहा है 2 कूलम, ये भी फ्लो हो रहा है 2 कूलम, लेकिन ये हो रहा है 0.01 सेकंड में, करंट आ रहा है 200 एम्पियर का, और यहां पर करंट आ रहा है, जो भी डिवीजन करके आंसर निकालोगे वो, और वो डेफिनेटली बहुत कम निकलने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं निकलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि करंट तो आ गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, करंट आया, लेकिन उस फ्लो होने के रेट को, कि कितने देर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने देर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट कोई क्वांटिटी नहीं है, एक्चुअली इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने का रेट, कि जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो कितने सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अब आप सोचोगे चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है, आपको ये बात समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसके साथ नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज के फ्लो होने का रेट, कितने देर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी ने अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज करंट और इलेक्ट्रिक करंट, तो हम जवाब देंगे इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का इसका जवाब क्या मिलेगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू given cross section area of conductor। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर मतलब ये, इसकी बात हो रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, ऐसा तो नहीं यहां से इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, नहीं नहीं, ये इस यहां से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है कि हर टाइम के अकॉर्डिंग कितना चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो होगा यहाँ पे, ऐसे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितना चार्ज यहां से क्या होके जा रहा है, फ्लो होके जा रहा है, इस एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज क्या होके जा रहा है, फ्लो होके जा रहा है, उसके फ्लो होने का रेट, उसके फ्लो होने का रेट, चार्ज तो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो चार्ज जा रहा है, लेकिन चार्ज जा रहा है तो किस हिसाब से जा रहा है, कितने देर में कितना चार्ज जा रहा है, इट इज करंट। यानी करंट को किसने डिफाइन करने कहा, तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि मान के चलते हैं कि 10 कूलम का चार्ज, 10 कूलम का चार्ज 5 सेकंड के अंदर, 10 कूलम का चार्ज 5 सेकंड के अंदर क्या होके जा रहा है, पास होके जा रहा है। 10 कूलम का चार्ज 5 सेकंड के अंदर क्या होके जा रहा है, फ्लो होके जा रहा है। और हमें क्या निकालना है, रेट। रेट कैसे निकलेगा, इस 5 कूलम के चार्ज को, सॉरी 10 कूलम के चार्ज को 5 सेकंड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10 कूलम को
5 सेकेंड से जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पता चलेगा कि कितना कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में क्या होके जा रहा है, पास होके जा रहा है। तो 5 2 10 होगा और 2 कूलम्ब पर सेकेंड, ये रेट निकल गया कि भाई हर सेकंड में 2 कूलम्ब चार्ज क्या होके जा रहा है, पास होके जा रहा है। अगर हर सेकंड में 2 कूलम्ब जाएगा तो 5 सेकंड में तो 10 जाएगा ही ना। बिल्कुल आसान काम है कि 1 सेकंड में 2 कूलम्ब तो 5 सेकंड में 10 कूलम्ब, और ये जो 10 कूलम्ब पर सेकंड है इसको 2 जैसे का वैसा, और कूलम्ब पर सेकंड को हम लिख सकते हैं दोस्तों एम्पियर। इसका मतलब ये करंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस चार्ज को टाइम से डिवाइड किया। मतलब करंट निकालने के लिए चार्ज को टाइम से डिवाइड किया। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट इसका होगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इस कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम कहते हैं दोस्तों एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट की सरनेम है जिसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, एम्पियर। एम्पियर। तो इस तरीके से करंट के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। कल हम अभी इसी में बात आई है तो मैं बता देता हूं कि करंट एक्चुअली क्या है कि यूनिट टाइम में यानी कि 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होके जाता है इट इज इलेक्ट्रिक करंट। देखो ना यहां पे क्या बोला था, 2 कूलम्ब पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 2 कूलम्ब, वही बन गया एम्पियर में करंट। इसका मतलब 2 कूलम्ब पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 कूलम्ब चार्ज तो 2 एम्पियर का करंट। इसका मतलब यूनिट टाइम में जो करंट चार्ज फ्लो होके जा रहा है, 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होके जा रहा है, मान के चलो 1 सेकेंड में 10 कूलम्ब का चार्ज फ्लो होके जा रहा है, 1 सेकेंड में 10 कूलम्ब का चार्ज फ्लो होके जा रहा है, इसका मतलब 10 एम्पियर का करंट। 1 सेकेंड में 18 कूलम्ब का चार्ज फ्लो होके जा रहा है तो 18 एम्पियर करंट। अगर मैंने बोला 1 सेकेंड में 36 कूलम्ब का चार्ज फ्लो होके जा रहा है, 36 एम्पियर का करंट। इसका मतलब यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होकर जा रहा है इट इज करंट। मतलब हम यहां चाहे तो उसको और भाषा में भी लिख सकते हैं कि द चार्ज फ्लोन इन यूनिट टाइम, हम ऐसा भी कह सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, द चार्ज फ्लोन इन यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोन इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में, या फिर यूनिट टाइम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना चार्ज क्या होके जा रहा है, फ्लो होके जा रहा है, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, तो अभी आज के लिए हम इस टॉपिक की शुरुआत है तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे लेक्चर को, इसको यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन आपको इस क्लास की एक एक बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं रखेंगे तब तक आपको ये आगे के आने वाली चीजें नहीं समझ में आएगी। लेकिन आज मैंने आपको शुरुआत में कहानी नहीं बताई है तो आज मैं आपको अंत में जाते जाते एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको कहानियों के सीक्वेंस में ये भी बात बताई है कि बिना एप्लीकेशन के कोई भी बड़ी बात आपके काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार क्या होता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है, और जो बिजनेसमैन रहता है वो बिजनेसमैन की वाइफ जो रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है। अब वो जो बिजनेसमैन है उसकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है, और जब उसको लेबर पेन शुरू होता है, मतलब डिलीवरी का टाइम शुरू होता है, तो ऐसे में क्या करता है वो एक डॉक्टर को फोन लगाता है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं आपके घर से थोड़ा दूरी पर हूं, तो मुझे आने में लगभग 30 मिनट लगेंगे, 30-35 मिनट लगेंगे, मैं पहुंच जाऊंगा। तो तुमको पता है कि डॉक्टर साहब जो होते हैं उनका एक गेटअप होता है, उनका तरीका होता है, वो बिल्कुल प्रॉपर वे से आते हैं, अपनी एक अटैची वटेची लेके आते हैं, तुमको पता है डॉक्टर साहब का एक लुक होता है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं 30-35 मिनट में आ जाऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, तब तक थोड़ा ध्यान रखो। तो डॉक्टर साहब 30-35 मिनट में कहे अनुसार पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते तो बिजनेसमैन थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि अरे हाँ डॉक्टर साहब आ गए, अब जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब फिर जो हस्बैंड रहता है वो वाइफ का, मतलब जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी वाइफ की तरफ लेकर चलता है डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप थोड़ी देर बाहर चली जाइए। तो जो बिजनेसमैन होता है वो रूम के बाहर आ जाता है,
और बड़े बेचैनी से इंतजार करता है दरवाजा खुलने का और खुशखबरी सुनने का। तो जब वो अंदर डॉक्टर साहब रहते हैं तो उनको हल्की फुल्की, बिजनेसमैन को हल्की फुल्की आवाजें आने लगती, कुछ तो भी खटर पटर हो रहा है, कुछ तो भी हो रहा है, उसकी आवाज सुनते रहता है। तो बड़ा सोच में पड़ जाता है, बोले क्या बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे में उसी रूम में एक छोटी सी खिड़की होती है और उस खिड़की पे पर्दा लगा होता है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो उस पर्दे को हटाते हैं और उनकी मुंडी बाहर आती है और बोलते आ रही है, आ रही? तो वो कहता है हाँ आ रही है। लेकिन वो जैसे ही पूछते आ रही, इनकी जान घबरा जाती है कि बोले ऐसे क्या जरूरत पड़ गई आ रही की। लेकिन फिर भी वो बोलते समय बर्बाद मत करो, जल्दी बताओ आ रही है क्या? तो वो बोलता है हाँ आ रही है, तो लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। तो घबराया होता है डॉक्टर, उनको देखकर हमारे बिजनेसमैन भी घबरा जाते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे लेकर आते आरी देते डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आरी लेके अंदर जाते हैं। फिर बहुत घबराया हुआ बिजनेसमैन इंतजार करता है, अब खुशखबरी आएगी, अब खुशखबरी आएगी। उतने में कुछ तो खटर पटर की आवाज आने लगती है। वो खटर पटर की आवाज आने लगती है, वैसे भी वो खिड़की की तरफ देखते, तो फिर वो वहां से डॉक्टर साहब बाहर आते, पर्दा हटाते, मुंडी बाहर आई, बोले हथौड़ी है, हथौड़ी। उन्होंने बोला हाँ हथौड़ी है। लेकिन वो और घबरा जाते, भाई हम हथौड़ी क्या करना है, मशीन थोड़ी ठीक करनी है, यहाँ तो डिलीवरी करना था, ये कुछ और ही कर रहे हैं। तो हथौड़ी, जल्दबाजी में वो बिजनेसमैन जाता है, जल्दी से हथौड़ी लेके आता है। डॉक्टर साहब फिर हथौड़ी लेते हैं, लेकिन उतने में ही वो सवाल पूछते हैं कि भाई ये कर क्या रहे हो, पहले आरी बोलते हो, बाद में हथौड़ी बोलते हो, तो तुमको चाहिए क्या? जबकि डॉक्टर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनको सीजर्स चाहिए, उनको बैंडेज चाहिए, ये सब चाहिए, तुम मांग क्या रहे हो? अरे भाई बोले मैं तेरे वाइफ को तो बाद में देखूंगा, मैं जो सूटकेस लाया हूं उसका ताला तोड़ लूं तब तेरी वाइफ को देखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ताले ऐसे मजबूत होते हैं जो बिल्कुल खुलने का नाम नहीं लेते, और ऐसे ही ताले कुछ लोगों के बुद्धि पे भी लगे होते हैं जो खुलने का नाम ही नहीं लेते। हम रात दिन आपके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग के जो ताले हैं ना अभी भी नहीं खुले हैं, उनको मजाक ही लग रहे हैं सब। लेकिन मजाक मत लगने दो, इस बुद्धि के तालों को खोलो, वरना उधर डिलीवरी रह जाएगी भैया। तो समझ रहे दोस्तों? तो ऐसी कहानी हमारी समाप्त होती है, और अपने बुद्धि के तालों को खोलते रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।